अब मैं माइकल कार्टर के लिए खुद को और परेशान नहीं करूंगी। वह हर वक्त शिकायत करता रहता था कि उसकी क्लास का खाना बहुत खराब है, तो मैंने जवाब में अपने लिए एक महंगी क्रीम केक खरीदी। जब उसने कहा कि उसके हॉस्टल में बहुत ठंड है, तो मैंने तुरंत अपने किराए के कमरे के लिए एक हीटर खरीद लिया। वह मुझसे इतना चिढ़ गया कि उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया। लेकिन जैसे ही क्लास टीचर ने बताया कि मैंने उसकी किताबों की फीस नहीं भरी है, वह तुरंत मेरे पास लड़ने आ गया। उसने मुझसे पूछा, नताली बेनेट, अब तुम मेरी परवाह क्यों नहीं करती? मैंने शांति से मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि अब मैं तुमसे प्यार नहीं करती। पिछली जिंदगी में मैंने उसके लिए अपना कॉलेज छोड़ दिया था। मैं सुबह अंधेरे में उठकर फैक्ट्री जाती और देर रात तक काम करती ताकि उसकी पढ़ाई का खर्चा उठा सकूं। और उसने क्या किया? वह बस अपनी पुरानी पसंद एमिली क्विन के पीछे भागता रहा। लेकिन इस बार मेरी मंजिल पेकिंग यूनिवर्सिटी होगी। जब फैक्ट्री में मैं अचानक जोर से हंसी तो मेरे साथ काम करने वालों को लगा मैं पागल हो गई हूं। मेरी आंखों में आंसू थे, पर वो खुशी के थे। किसी को नहीं पता था कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है। मैं फिर से 18 साल की हो गई हूं और कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में अभी 8 महीने बाकी हैं। जैसे ही मैं अपनी सीट से खड़ी हुई, मेरी एक सहकर्मी ने टोका, नताली, मैनेजर ने कहा है कि काम के बीच ब्रेक नहीं मिलेगा। पकड़ी गई तो पैसे कट जाएंगे। मैंने पूरी हिम्मत के साथ चिल्लाकर कहा, मैं नौकरी छोड़ रही हूं। पूरी फैक्ट्री सन्न रह गई। सब पूछने लगे, क्या तुम सच में अपने बॉयफ्रेंड का खर्चा नहीं उठाओगी? आजकल नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं खुद कॉलेज का एग्जाम देने जा रही हूँ। रही बात उसके खर्चों की, तो वह अब अपना रास्ता खुद देख ले। मैंने अपना बैच उतारा, वो पुरानी वर्दी फेंकी और बिना पीछे मुड़े वहां से निकल गई। माइकल और मैं दोनों अनाथ थे। हम साथ पढ़े और हमने वादा किया था कि हम साथ में यूनिवर्सिटी जाएंगे। माइकल पढ़ने में बहुत तेज था, लेकिन वह फेल हो गया। जब उसने दोबारा पढ़ाई शुरू की, तो उसके पिता, जिन्होंने उसे गोद लिया था, की तबीयत बहुत खराब हो गई। उस वक्त मैंने अपनी यूनिवर्सिटी की सीट छोड़ दी ताकि मैं कमा सकूं और वह पढ़ सके। माइकल ने तब रोते हुए मुझसे वादा किया था, नताली, एक बार मैं कामयाब हो जाऊं, फिर मैं दिन रात मेहनत करूंगा ताकि तुम भी अपनी पढ़ाई पूरी कर सको। मैंने उसकी बातों पर यकीन कर लिया। साल 1980 में उसे एडमिशन मिल गया, लेकिन फिर उसने नया बहाना बनाया कि उसके बीमार पिता की देखभाल कौन करेगा। उसने मुझसे और साल मांगे। मैंने 1984 तक इंतजार किया। उस साल उसके पिता का निधन हुआ और माइकल की डिग्री पूरी हुई। मैं खुशी खुशी बीजिंग पहुंच गई, यह सोचकर कि अब मेरा सपना पूरा होगा, पर हकीकत कुछ और ही निकली। फिर मैं प्रेग्नेंट हो गई। माइकल कहने लगा कि पहले बच्चा कर लेते हैं, एग्जाम तो बाद में भी दिया जा सकता है। मेरी तबीयत इतनी खराब रहने लगी कि मुझे उसकी बात माननी पड़ी। 1986 में मेरा बेटा हुआ और उसके बाद पढ़ाई की बात ही खत्म हो गई। मेरा बेटा एक पल भी मेरे बिना नहीं रह सकता था। चाहे भूख हो, रोना हो या बीमारी, उसे बस मैं चाहिए थी। मैं 25 साल की उम्र में बीजिंग आई थी अपना सपना पूरा करने, लेकिन 30 की उम्र तक मैं बस बच्चे में उलझी रही। जब वह थोड़ा बड़ा हुआ तो मैं उसे स्कूल छोड़ने और लाने में लग गई। मैं समझौता करती गई, यहाँ तक कि उसकी शादी हो गई और मेरा पोता भी आ गया, पर मैं कभी आज़ाद नहीं हो पाई। मेरी आधी जिंदगी बस माइकल और बेटे की बातें सुनते सुनते बीत गई। मेरी बात सुनने वाला कोई नहीं था। और एक दिन मुझे माइकल की डायरी मिली। वह हमेशा कहता था कि डायरी निजी होती है, इसलिए मैंने कभी उसे हाथ नहीं लगाया। लेकिन जब मैंने उसे पढ़ा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसमें सैकड़ों पन्ने सिर्फ एमिली क्विन के लिए उसके प्यार से भरे थे। मुझे पता चला कि उस साल माइकल एग्जाम में गलती से फेल नहीं हुआ था, बल्कि उसने जानबूझकर गलत जवाब लिखे थे ताकि वह एमिली के साथ 1 साल और रुक सके। जब एमिली ने खाने की शिकायत की तो वह उसके लिए महंगे केक लाया। जब उसे ठंड लगी तो उसने क्लास छोड़कर उसके लिए ऊनी स्कार्फ और दस्ताने खरीदे। और वो सारा पैसा कहाँ से आया? मेरी मेहनत की कमाई से, जो मैंने फैक्ट्री में दिन रात जागकर कमाई थी। मैंने चिल्लाकर पूछा, जब तुम किसी और से प्यार करते थे तो मुझसे शादी क्यों की? माइकल ने झटके से डायरी छीनी और बड़ी बेरुखी से बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी डायरी छूने की? तुम तो एक अनपढ़ हाउसवाइफ हो, तुम्हें क्या पता इसमें क्या लिखा है? सबको अपनी तरह ऊंचा मत समझो। मैं सन्न रह गई। जिस इंसान की खातिर मेरा कॉलेज छूटा, आज वही मुझे अनपढ़ होने का ताना दे रहा था। मेरा दिल बुरी तरह टूट गया।
मैं एक छोटा बैग लेकर घर से निकल गई। मेरा बेटा मेरे पीछे आना चाहता था, पर माइकल ने उसे रोक दिया और कहा, ये घर मेरा है, इसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। 2 दिन में खुद भीख मांगती वापस आएगी। और सच में मेरा बेटा मेरे पीछे नहीं आया। उस दुख में मैं सड़क पर बदहवास चल रही थी कि मेरा एक्सीडेंट हो गया। खून से लथपथ सड़क पर पड़ी मैं बस यही सोच रही थी कि पूरी जिंदगी मैंने इन दोनों के लिए कुर्बान कर दी और अंत में मेरे पास अपनी टूटी हड्डियों के अलावा कुछ नहीं बचा। जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने पुराने किराए के कमरे में थी। मैंने ठान लिया कि भगवान ने मुझे यह दूसरा मौका दिया है तो मैं इसे बर्बाद नहीं करूंगी। मैंने अपनी जमा पूंजी जोड़ी और पढ़ाई का प्लान बनाया। तभी दरवाज़ा खुला और माइकल अंदर आया। उसके पीछे एक सुंदर सी लड़की थी। माइकल मुझे कमरे में देखकर हैरान रह गया, क्योंकि उस वक्त मुझे फैक्ट्री में नाइट शिफ्ट पर होना चाहिए था। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। उसने घबरा कर पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इससे पहले कि मैं कुछ कहती, उसके पीछे खट्टी लड़की ठंड से कांपने लगी। माइकल मुझे भूलकर तुरंत उसकी फिक्र करने लगा। मैंने तुरंत उसे अंदर खींच लिया। माइकल बोला, ये एमिली क्विन है, मेरी क्लास की मॉनिटर। एमिली का रंग गोरा था, आंखें बड़ी बड़ी थीं और उसने एक बहुत स्टाइलिश जैकेट पहन रखी थी जिसमें वो काफी सजीली लग रही थी। जब उसने देखा कि मैं उसे घूर रही हूं तो उसने प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा, नमस्ते दीदी। और इससे पहले कि मैं कुछ कहती, वह बड़े हक से सीधे बाथरूम की तरफ चली गई। उसे इतना घुला मिला देखकर माइकल धीरे से सफाई देने लगा। एमिली मेरी क्लासमेट है। उसका हॉस्टल बहुत शराबे वाला है, वहां पढ़ाई नहीं हो पाती, इसलिए मैंने सोचा कि वह कुछ दिन यहाँ रह लेगी। उसकी यह बेरुखी और अकग देखकर मेरा खून खौल उठा। मुझे याद आया कि जब मैं फैक्ट्री के हॉस्टल में रहना चाहती थी, बोरा मुझो बोरवाला गए, तो माइकल ने ही जिद की थी कि मैं अलग से कमरा किराए पर लूं ताकि वो छुट्टियों में मुझसे मिलने आ सके। हालांकि इससे मेरा खर्चा बढ़ गया था, फिर भी मैंने उसकी खुशी के लिए एक कमरा लिया और उसे एक चाबी भी दे दी। लेकिन अब नज़ारा देखकर मुझे समझ आ रहा था कि असल में ये कमरा किसके लिए लिया गया था। जब मैं चुप रही तो वह और आगे बढ़कर बोला, अगली बार यहाँ आने से पहले मुझे बता दिया करो, वरना बिस्तर छोटा है और उसे एमिली को परेशानी होगी। वह ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे उस घर का मालिक वही हो। उसने जमीन पर बिस्तर लगाया और मेरे नाइट सूट को बाथरूम के दरवाजे के बाहर रख दिया ताकि एमिली इस्तेमाल कर सके। मैं खड़ी होकर उसका यह तमाशा देखती रही। जैसे ही उसने बिस्तर बिछाना खत्म किया, मैं किचन में गई, गर्म पानी का एक टब भरा और लाकर सीधे उसके ऊपर डाल दिया। जमीन पर बिछा बिस्तर पूरी तरह भीग गया और ठंडी हवा में भाप उठने लगी। गर्म पानी गिरते ही माइकल दर्द से चिल्लाया और उछल पड़ा। उसने गुस्से में अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, ये क्या बदतमीजी है? तुम कर क्या रही हो? मैंने बिना किसी भाव के कहा, गंदगी साफ कर रही हूँ। वह मुझ पर फटने ही वाला था कि तभी एमिली बाथरूम से बाहर आ गई। जमीन पर फैला रायता देखकर उसने धीरे से पूछा, माइकल, ये सब क्या हुआ? एमिली को देखते ही माइकल के सुर बदल गए। उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, बाय। बस नताली के हाथ से गलती से बिस्तर पर पानी गिर गया। मैं एक तरफ खड़ी थी और मेरी आवाज में अब कोई घबराहट नहीं थी। मैंने बिल्कुल सपाट लहजे में जवाब दिया। मैंने साफ शब्दों में कहा, मैंने ये गलती से नहीं किया, जानबूझकर किया है। माइकल की थ्योरियां चह गईं। वो मुझे चेतावनी देते हुए बोला, नताली बेनेट, क्या फैक्ट्री में काम करते करते तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ये क्या बकवास कर रही हो? फिर वो बड़े प्यार से एमिली की तरफ मुड़ा और बोला, तुम्हारे कपड़े बहुत पतले हैं, कहीं ठंड न लग जाए। जाओ, जाकर आराम करो। एमिली ने पहले माइकल को देखा, फिर मेरी तरफ ऐसी नजरों से देखा जैसे वह बहुत बड़ी शिकार हो। वह मासूम बनते हुए बोली, दीदी, बिस्तर तो गीला हो गया है, अब माइकल कहाँ सोएंगे? मैं अपने हॉस्टल ही वापस चली जाती हूँ, वहीं सहेलियों के साथ एडजस्ट कर लूंगी। मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहती। जैसे ही वह जाने के लिए मुझी, माइकल ने उसका हाथ पकड़ लिया। इतनी रात को तुम्हारा अकेले जाना ठीक नहीं है, तुम यहीं रुको, मैं नताली के साथ फैक्ट्री चला जाता हूँ, आज की रात वहीं काट लेंगे। एमिली की आंखें भर आईं। वह रुआंसी आवाज में बोली, रहने दो माइकल, तुम्हारी पत्नी को मेरा यहाँ होना पसंद नहीं है, मैं समझ सकती हूँ, अब मैं कभी नहीं आऊंगी। माइकल घबरा गया। उसने मेरा हाथ जोर से पकड़ा, इतनी जोर से कि मुझे दर्द होने लगा। उसने कहा, तुम यहीं रुको, मैं इसे छोड़ने जा रहा हूँ। मैंने अपना हाथ झटके से छुड़ाया। बरसों का गुबार बाहर निकल आया। मैंने चिल्लाकर कहा,
माइकल कार्टर, ये कमरा मैंने किराए पर लिया है। तुम इतने बेशर्म कैसे हो सकते हो? लघ आत्रघ। वह सन्न रह गया, जैसे उसे उम्मीद ही न हो कि मैं उससे इस तरह बात करूंगी। वह बोला, नताली, ये तेरा मेरा क्या लगा रखा है? हम अलग थोड़े ही हैं। वह सन्न रह गया। मैंने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, मुझे नताली मत कहो, माँ कहो। आखिर मैं ही तुम्हें खिला रही हूँ, कपड़े दे रही हूँ, तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा उठा रही हूँ और अब दूसरी लड़की घुमाने के पैसे भी दे रही हूँ। तुम में और एक बेटे में फर्क ही क्या है? माइकल का गला सूख गया। वह अपनी सफाई देते हुए बोला, नताली, जो भी पैसा तुमने मुझ पर खर्च किया है, मैं एक दिन सब लौटा दूंगा। पर क्या तुम्हारा इस तरह बर्ताव करना जरूरी है? नताली आर। चटाक! मैंने उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जय। अपनी माँ का नाम लेने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? कमरे में सन्नाटा छा गया। माइकल फटी आंखों से मुझे देखता रह गया। एमिली तुरंत उसके बचाव में आगे आई और मुझे डांटते हुए बोली, आप किसी को ऐसे कैसे मार सकती हैं? आप बिल्कुल बदतमीज औरत की तरह व्यवहार कर रही हैं। मैंने अपना बायां हाथ नीचे किया और दाएं हाथ से उसे भी एक करारा थप्पड़ रसीद कर दिया। एक माँ को अपने बेटे को सुधारने का पूरा हक है। आप और तुम बाहरी होकर बीच में बोलने वाली कौन होती हो? एमिली अपना गाल पकड़कर रोने लगी। माइकल ने उसे अपने पीछे छिपा लिया। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। नताली, तुम पागल हो गई हो? मैंने एक कागज उसके चेहरे पर दे मारा। इस पर साइन करो। माइकल ने छिड़ते हुए कागज उठाया, पर पढ़ते ही उसके होश उड़ गए। वह एक कर्ज का कागज था। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, आज तक मैंने तुम पर जो भी पैसा लुटाया है, वह सब तुम्हें वापस करना होगा। एक पैसे का हिसाब चाहिए मुझे। माइकल उस कागज को ऐसे घूर रहा था जैसे उसे यकीन ही न हो रहा हो कि मैं गंभीर हूं। उसे हिचकिचाता देख एमिली ने उसके हाथ से कागज झपट लिया और मजाक उखाते हुए बोली, बस इन चंद रुपयों के लिए साइन कर दो इसे। माइकल के चेहरे पर चिंचिछाहट साफ दिखी, लेकिन एमिली की वजह से वह कुछ बोला नहीं। मैंने उसे ठंडी नजरों से देखते हुए कहा, तुम्हारे पास 1 महीना है। अगर तब तक पैसे नहीं लौटाए तो ये रकम 10 गुना बढ़ जाएगी। माइकल दांत पीसते हुए बोला, मैंने तुम्हें सब समझा तो दिया, फिर भी तुम किस बात पर गुस्सा हो रही हो? मैंने उन दोनों को सिर से पैर तक देखा और एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा, तुम दोनों की ये हालत देखकर तुम्हें लगता है कि तुम मेरे गुस्से के लायक भी हो? यहाँ से दफा हो जाओ, मेरा वक्त बर्बाद मत करो। माइकल ने अपना अपमान पी लिया और एमिली का हाथ पकड़कर वहां से निकल गया। उसका चेहरा गुस्से से काला पड़ चुका था। उनके जाते ही मैंने उससे कमरे की चाबी वापस ली और अगली सुबह सबसे पहले ताला बदलवा दिया। मैंने अपने लिए एक इलेक्ट्रिक हीटर भी खरीदा ताकि पढ़ाई करते वक्त मुझे ठंड न लगे। पिछली जिंदगी में मैं इतनी बेवकूफ़ थी कि दूसरों को गर्माहट देने के लिए खुद को जलाती रही और आखिर में मेरे हाथ सिर्फ राख ही लगी। पर इस जिंदगी में कोई मुझे मेरी किस्मत बदलने से नहीं रोक सकता था। मैंने अपनी याददाश्त और तजुर्बे के भरोसे किसी कोचिंग में नाम नहीं लिखाया, खुद किताबें खरीदी और अकेले ही पढ़ाई शुरू कर दी। उन दिनों कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम फिर से शुरू हुए। कुछ ही साल हुए थे और मुकाबला बहुत कहा था, इसलिए मैं एक पल भी गंवाना नहीं चाहती थी। एक दिन जब मैं सब्जी लेने बाहर निकली तो पब्लिक फ़ोन बूथ वाले बुजुर्ग ने मुझे आवाज़ दी, नताली, आज माइकल का फ़ोन आया था तुम्हारे लिए। मैंने मुस्कुराकर कहा, हमारा ब्रेकअप बहुत पहले हो चुका है, उसने गलत नंबर मिलाया होगा। और मैं आगे बढ़ गई। जब मैं घर लौटी तो देखा माइकल दरवाजे पर खड़ा था। उसके हाथ में एक भुना हुआ शकरकंद था। वह दिखने में काफी शालीन लग रहा था और वह बुजुर्ग उसे पीने के लिए गर्म पानी दे रहे थे। बाहर से भले ही वह अच्छा इंसान दिखता हो, पर मैं जानती थी कि उसका दिल काला है। मुझे देखते ही वह लपक कर आगे आया। नताली, तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी? मैंने उसे भाव भी नहीं दिया और चुपचाप दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। वह मेरे पीछे पीछे आने लगा और बोला, क्या तुम अब भी नाराज हो? देखो, मेरे और एमिली के बीच कुछ नहीं है। उसने मेरी बहुत मदद की है, इसलिए मैं उसे कमरा देने से मना नहीं कर पाया। मैं अचानक रुक गई और पूछा, जिस अपार्टमेंट को तुमने उसे उधार दिया, क्या वह तुमने किराए पर लिया था? उसका चेहरा उतर गया। वह हकलाते हुए बोला, मैंने इतना नहीं सोचा था। मुझे लगा हमारे बीच तेरा मेरा जैसा कुछ नहीं है। मैंने तंज कसते हुए कहा, मैं फैक्ट्री में दिन रात तोड़ मेहनत कर रही हूँ और तुम बाहर लड़कियां घुमा रहे हो। वाकई तुमने बहुत सोच समझकर काम किया है।
माइकल के चेहरे पर शिकन और गहरी हो गई। माइकल ने मेरा हाथ जोर से पकड़ा और झल्लाते हुए बोला, नताली बेनेट, मैं अपनी क्लास छोड़कर तुम्हें सफाई देने आया हूं। आखिर तुम कब तक ऐसे नखरे करोगी? मैंने उसका हाथ झटक दिया और कहा, हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है, यहां से चले जाओ। माइकल को लगा मैं बस जल रही हूं और नाटक कर रही हूं। उसने मुझे गले लगाने की कोशिश की और इसी छीना झपटी में मेरी शब्दों वाली छोटी नोटबुक जेब से गिर गई। उसने झपट कर उसे उठा लिया और बोला, तुम फैक्ट्री में काम करते हुए भी पढ़ाई कर रही हो? मैंने नोटबुक उसके हाथ से छीनी और कहा, ये मेरा मामला है, तुम बीच में मत पथो। उसने मुझे शक भरी नजरों से देखा और कहा, मत कहना कि तुम फिर से कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रही हो। नताली, तुम पास नहीं हो पाओगी। पिछली बार तुम्हारा तुक्का लग गया था, लेकिन अब तुम्हें पढ़ाई छो से आधा साल हो गया है। तुम्हें क्या लगता है ये कोई बच्चों का खेल है? उसके चेहरे की वो नफरत भरी मुस्कान बिल्कुल वैसी ही थी जैसी मुझे मेरी पिछली जिंदगी से याद थी। मैंने बर्फ जैसी ठंडी आवाज में कहा, मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है। माइकल छिड़कर बोला, ठीक है, पर जब तुम बुरी तरह थक जाओ तो मेरे पास रोते हुए मत आना, और याद रखना, तुमने मेरी पढ़ाई का खर्चा उठाने का वादा किया था। किताबों की फीस भरनी है। इस तरह से अपनी पढ़ाई के चक्कर में अपना वादा मत भूल जाना। मैं जोर से हंसी और वहां से निकल गई। उसे पढ़ाऊंगी मैं? अब तो ये उसके सपनों में ही होगा। मैंने जी जान से पढ़ाई शुरू कर दी। पिछली जिंदगी में भले ही मैं परिवार के बोझ तले दबी थी, पर मैंने सीखना कभी नहीं छोड़ा था। इसीलिए दोबारा पढ़ाई शुरू करना ज्यादा मुश्किल नहीं लगा। मैं सुबह 5 बजे उठती और रात 11 बजे सोती। अब मेरी जिंदगी वैसी नहीं थी कि आंख खुलते ही बच्चा दिखे और बंद होते वक्त रसोई। मेरी टेस्ट पेपर्स पर अब गलतियों के निशान कम होने लगे थे। मेरे जन्मदिन पर मैंने सोचा कि मैं खुद के लिए केक खरीदूंगी, पर किस्मत देखिए, रास्ते में मुझे माइकल और एमिली मिल गए। एमिली उसे देखकर शर्मा रही थी और मुस्कुरा रही थी। मैंने उसके स्कूल के पास कमरा इसलिए लिया था ताकि उसे आसानी हो, पर अब मुझे अपनी ही पसंद पर गुस्सा आ रहा था। एमिली ने मुझे देख लिया और जानबूझकर जोर जोर से माइकल माइकल पुकारने लगी। वह उससे लिपटकर केक दिलाने की जिद करने लगी। माइकल ने उसके बालों को सहलाया और बड़े प्यार से बोला, ठीक है, दिला दूंगा। उस मंजर को देखकर बुरा तो लगा। पिछली जिंदगी में इस वक्त क्रीम वाला केक मिलना बहुत बड़ी बात होती थी। मुझे मीठा बहुत पसंद था और उस दिन मेरा जन्मदिन भी था। माइकल को बोनस मिला था तो मैंने उससे एक छोटा सा केक मांगा था। मैंने फैक्ट्री से छुट्टी ली, उसके लिए उसकी पसंद का खाना बनाया और कमरे पर उसका इंतजार किया। माइकल उस दिन बहुत देर से घर आया, पर उसके हाथ में केक नहीं बल्कि एक ठंडा भुना हुआ शकरकंद था। उसने कहा था, नताली, अभी हाथ थोड़ा तंग है, केक से अच्छा तो ये शकरकंद है। तुम्हें तो ये पसंद है ना? दोनों मीठे ही तो होते हैं, क्या फर्क पड़ता है? बाय खे। मैं दुखी तो हुई पर उसे दिखाया नहीं। मैंने खुद को समझा लिया कि वह सही कह रहा है और फालतू पैसे खर्च नहीं करने चाहिए। बहुत सालों बाद उसकी डायरी से मुझे पता चला कि उस दिन उसके पास पैसे इसलिए नहीं थे क्योंकि उसने अपने पूरे बोनस से एमिली के लिए केक, एक सुंदर ड्रेस और महंगी लिपस्टिक खरीदी थी। मेरे हिस्से में सिर्फ सड़क किनारे का सस्ता शकरकंद आया था। शकरकंद सस्ता था और उसकी नज़र में मेरी कीमत भी उतनी ही थी, लेकिन मेरी कीमत वह तय नहीं करेगा। अगर मुझे केक चाहिए तो मैं खुद खरीद सकती हूँ। मैं सबको नजरअंदाज करते हुए दुकान के अंदर गई और वहां का सबसे महंगा क्रीम केक उठा लिया। माइकल ने जब मुझे देखा तो उसे लगा कि मैं शायद उसके लिए आई हूँ। वह खुश होकर बोला, नताली, आखिर तुम मान ही गईं। मैंने उसे किसी बेवकूफ की तरह देखा और केक लेकर बाहर निकल गई। आधे रास्ते में उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और पूछा, ये केक किसके लिए खरीदा है? मैंने अपनी आंखें घुमाईं और बिना जवाब दिए चलती रही, पर वह पीछे पड़ा रहा। अभी कुछ दिन पहले जब मैंने कहा था कि क्लास का खाना खराब है, तब तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, और अब तुम केक पर पैसे बर्बाद कर रही हो। मैं जोर से हंसी, और तुम भी तो यहाँ केक ही खरीद रहे हो। लगता है तुम्हारे पास फालतू पैसे आ गए हैं। माइकल सकपका गया और बब्बलाया, आज एमिली का जन्मदिन है। अगर मैं उसके लिए केक खरीद रहा हूँ तो इसमें क्या बुराई है? उसकी बेशर्मी देखकर मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आज मेरा भी जन्मदिन है। माइकल का चेहरा सफेद पड़ गया।
और मेरे हाथ पर उसकी पकड़ ढीली हो गई। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने अपना हाथ छुड़ाया और कहा, मैं अपना जन्मदिन खुद मना लेती हूँ। वैसे भी ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हें पहले कभी बताया नहीं था। एमिली, जो माइकल का हाथ थामे खड़ी थी, बड़ी मीठी आवाज में बोली, दीदी, यह तो बड़े इत्तेफाक की बात है। क्यों ना हम साथ में सेलिब्रेट करें? मैंने तंज कसते हुए कहा, क्या मैं तुम्हें इतनी गिरी हुई लगती हूँ कि तुम जैसे घटिया चरित्र वाले लोगों के साथ वक्त बिताऊंगी? एमिली की आंखें लाल हो गईं और वह मासूम बनने का नाटक करने लगी। दीदी, अगर आप मुझे पसंद नहीं करती तो कम से कम मुझ पर ऐसे इल्जाम तो मत लगाइए। माइकल से एमिली के आंसू देखे नहीं गए और वह फिर उसकी तरफदारी करने लगा। एमिली एक बहुत अच्छी लड़की है, तुम्हारी सोच ही गंदी है। मैंने मुस्कुराकर कहा, एक अच्छी लड़की किसी ऐसे लड़के के साथ एक ही बिस्तर पर नहीं सोती जिसकी पहले से ही कोई गर्लफ्रेंड हो। मेरी आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के लोग रुककर उन्हें देखने लगे। माइकल और एमिली के चेहरे का रंग उड़ गया। माइकल सफाई देने की कोशिश करने लगा, झूठ मत बोलो। मैं भी चीरते हुए काउंटर की तरफ बह गई। माइकल ने मेरे हाथ से केक छीन लिया। नताली, क्या तुम मेरी बात सुन रही हो? मैंने उसे ऐसे देखा जैसे वो वहां खड़ा ही न हो। कैशियर को लगा कि माइकल पैसे देगा। उसने कीमत बताई। माइकल के होश उड़ गए। यह इतना महंगा क्यों है? कैशियर ने तमीज से जवाब दिया, सर, इसमें बाहर की क्रीम और ताए फल इस्तेमाल हुए हैं। माइकल हिचकिचाने लगा। जब तक मैं उसका सारा खर्चा उठाती थी, उसे पैसों की कभी चिंता नहीं हुई, पर अब मेरे बिना उसका वो छोटा सा बोनस नाकाफी था। पीछे लाइन में खड़े लोग चिल्लाने लगे, जल्दी करो भाई। एमिली ने उसका हाथ खींचते हुए जिद की, माइकल, मुझे यही वाला चाहिए, जल्दी पैसे दो ना। दो। माइकल। अब माइकल के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने दांत पीसते हुए पैसे चुकाए। मैं मन ही मन हंसी और खुद के लिए एक नया केक लिया। मैं देखना चाहती थी कि वह और कितने दिन यह दिखावा कर पाएगा। एग्जाम में अभी 5 महीने बाकी थे और मैं अपनी शांति से पढ़ाई कर रही थी। तभी माइकल के क्लास टीचर मुझे ढूंढते हुए आए। मेरे बिना माइकल ने लगातार 3 मॉक टेस्ट छोड़ दिए थे और उसके नंबर बहुत गिर गए थे। टीचर परेशान थे। तुम माइकल की कर्ण हो ना? ये लड़का आजकल पढ़ाई छोड़कर अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लिपस्टिक खरीदने में लगा है। अगर यही हाल रहा तो पेकिंग यूनिवर्सिटी तो छोड़ो, इसे बीजिंग के किसी छोटे कॉलेज में भी जगह नहीं मिलेगी। मैंने शांति से कहा, सर, आपको गलतफहमी हुई है, मैं उसकी कल नहीं हूं। टीचर ने हैरानी से पूछा, पर उसने तो मुझसे यही कहा था। मैंने कड़वाहट के साथ हंसकर कहा, मैंने तब कुछ नहीं कहा क्योंकि मुझे लगा आप हंसेंगे। मैं उसकी एक्स गर्लफ्रेंड हूं। टीचर शर्मिंदा हो गए। मैंने बात खत्म करते हुए कहा, शक्ल देखकर इंसान को नहीं पहचाना जा सकता सर। आप अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, पर हर किसी की अपनी किस्मत होती है। वह कॉलेज जाए या अपनी जिंदगी बर्बाद करे, यह उसका फैसला है। टीचर ने आह भरते हुए कहा, बड़ा अफसोस होता है, वह लड़की भी मेरी ही क्लास में है। सुंदर तो है, पर सीधी बिल्कुल नहीं है। टीचर ने आह भरते हुए कहा, मैंने एमिली को कई बार समझाने की कोशिश की, पर वह मानने को तैयार ही नहीं है। आखिर माइकल उसके चक्कर में पटा ही क्यों? मैंने बस एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, हाँ सर, आखिर वह उसके चक्कर में पड़ा ही क्यों? सच तो ये है कि जो इंसान खुद को बर्बाद करने पर तुला हो, उसे कोई सलाह नहीं बचा सकती। टीचर सच जानने के बाद ज्यादा देर नहीं रुके, पर जाने से पहले उन्होंने पूछा, तो माइकल की किताबों की फीस कौन भरेगा? पूरी क्लास में बस उसी की फीस बाकी है और स्कूल का काफी दबाव है। मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि तुम भर दोगी। मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? मैंने हैरानी जताते हुए कहा, और मैं उसकी फीस भला क्यों भरूं? टीचर के पास कोई जवाब नहीं था। वे बस सिर हिलाकर चले गए। 1 महीने बाद माइकल मेरे घर के बाहर खड़ा मिला। मुझे देखते ही वह चिल्लाया, नताली बेनेट, तुमने फैक्ट्री की नौकरी छोड़ दी। मैंने शांति से पूछा, क्या नौकरी छोड़ने के लिए मुझे तुम्हारी इजाजत लेनी होगी? माइकल बड़े हक से बोला, तुमने मेरी पढ़ाई का खर्चा उठाने का वादा किया था। अगर नौकरी छोड़ दी तो पैसे कहाँ से आएंगे? मेरी फीस महीनों से बाकी है। क्या तुम जानबूझकर मुझे सबके सामने शर्मिंदा करना चाहती हो? बेशर्मी की अगर कोई शक्ल होती तो वो माइकल जैसी होती। मैंने सा कहा, माइकल, मैंने तुम्हारा खर्चा उठाने का फैसला इसलिए किया था
क्योंकि मैं तुम्हारे साथ अपना भविष्य देखती थी, पर तुमने मुझे धोखा दिया। तो अब मैं पैसे क्यों दूं? धोखा शब्द सुनते ही वह बिफर गया और चिल्लाकर बोला, नताली, एमिली और मैं सिर्फ दोस्त हैं, तमाशा मत बनाओ। मैंने बर्फीली आवाज में कहा, मैंने तो एमिली का नाम भी नहीं लिया। तुम खुद ही चिल्ला चिल्ला कर सबको बता रहे हो। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। मुझे समझ नहीं आता कि ऐसे मर्द दूसरी लड़की को पसंद भी करते हैं और अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को छोड़ना भी नहीं चाहते। उसने आवाज़ नरम करते हुए कहा, कैसी एक्स गर्लफ्रेंड? हमारा ब्रेकअप कब हुआ? मैंने हंसते हुए कहा, हमारा निकाह नहीं हुआ है जो मुझे तुम्हें बांधने के लिए किसी कागज़ की ज़रूरत हो। हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। पहली बार उसे लगा कि मैं सच में उसे छोड़ रही हूँ। उसकी आंखों में घबराहट दिखी। वह बोला, तुम सच में मुझसे रिश्ता तोड़ना चाहती हो? मैंने बिना झिझके कहा, हाँ, ब्रेकअप। तुम्हारे दिल में अब मेरे लिए जगह नहीं है और तुम्हारे पास खड़े होने में भी मुझे अब घिन आती है। जैसे ही मैंने घर का दरवाज़ा खोला, उसने घबराकर मेरा हाथ पकड़ लिया। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम आज भी मेरे दिल में हो। हम एक दूसरे को 10 साल से जानते हैं। तुम ऐसे सब खत्म कैसे कर सकती हो? तुमने तो कहा था तुम मुझसे हमेशा प्यार करोगी। झूठा कहीं का। मैंने ठंडी सांस ली और कहा, मैं थक गई हूं माइकल। तुमने ही सब बर्बाद किया है और अगर तुम मुझसे ब्रेकअप नहीं करना चाहते तो एमिली क्विन तुम्हारी क्या लगती है? मैं भले ही तुमसे नफरत करती हूं, पर मैं आज भी इतनी ईमानदार हूं कि अपना दिल सिर्फ एक इंसान को देती हूं। उसने सिर झुकाकर बुदबुदाया, मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। मैं बिना पीछे मुझे अंदर चली गई। इसके बाद वह कुछ बार और आया। कभी मिठाई लाता, कभी पढ़ाई का सामान, पर मैं वो सब या तो कुत्तों को डाल देती या किसी गरीब को दे देती। धीरे धीरे उसने आना बंद कर दिया। मौसम बदला। मैंने नए कपड़े पहने और कैलेंडर की तारीखें कम होने लगीं। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम का दिन पास आ गया। मुझे बहुत ज्यादा यकीन तो नहीं था कि मेरा पेकिंग यूनिवर्सिटी में हो ही जाएगा। बात तो आरा साधा, पर मैंने सोचा कि एक ही तो जिंदगी है और मैं तो एक बार मर भी चुकी हूँ, अब डर कैसा। इसी सोच के साथ मैं एग्जाम देने पहुंची। पेपर देखते ही मेरा दिल हल्का हो गया। सब कुछ बहुत अच्छे से बीता, लेकिन जैसे ही मैं एग्जाम सेंटर से बाहर निकली, सामने माइकल और एमिली खड़े थे। वाकई दुश्मन अक्सर एक ही रास्ते पर मिल जाते हैं। इस बार एमिली ने छिपने का नाटक छोड़ दिया था। उसने सबके सामने माइकल का हाथ कसकर थाम लिया और बोली, क्या इत्तेफाक है, तुम फिर मिल गईं? माइकल की नजरों में थोड़ी घबराहट थी। उसने मुझसे पूछा, कैसा रहा पेपर? इस साल सवाल काफी कठिन थे, पर बुरा मत मानना, अगर तुम्हें 1 साल और तैयारी करनी हो तो मुझे तुम्हारी मदद करने में कोई ऐतराज नहीं है। वह कुछ और कहने ही वाला था कि एमिली ने उसे चिकोटी काट दी। मैंने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, मैंने सुना है कि मेन एग्जाम से पहले तुम अपने ज्यादातर मॉक टेस्ट में फेल हुए थे। मेरी चिंता छोड़ो, अपनी फिक्र करो। एमिली ने बनावटी मुस्कान के साथ कहा, माइकल तो बस शराफत दिखा रहे थे, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे को इतने सालों से जानते हो। अगर तुम्हें कद्र नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। माइकल कुछ कहना चाहता था, पर एमिली की मर्जी के बिना उसकी हिम्मत नहीं हुई। मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता था। जब आंगन में फूल खिले तो मेरे हाथ में मेरा पेकिंग यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर था। फाइनेंस डिपार्टमेंट। कागज का वह एक टुकड़ा मेरी 2 जिंदगियों की उम्मीदों का बोझ समेटे हुए था। मेरी आंखों में खुशी के आंसू थे। मैं भागकर उसी फोन बूथ वाले बाबा के पास गई। वे खुशी से बोले, नताली, तुमने सच में कर दिखाया। तुम बहुत होनहार लड़की हो। उस रात मैंने उनके लिए ढेर सारा अच्छा खाना बनाया। पिछली जिंदगी में मैं अकेलेपन से डरती थी, इसलिए मैंने माइकल को ही अपनी दुनिया बना लिया था। लेकिन आज भले ही अपनी खुशी बांटने के लिए मेरे पास सिर्फ वो बूढ़े बाबा थे, पर मैं अंदर से बहुत शांत और खुश थी। खाने के बाद उन्होंने जेब से एक लिफाफा निकाला और कहा, अरे, मैं तो भूल ही गया था। मैंने देखा तो उसमें नोटों की गड्डी थी। बाबा बोले, आज माइकल आया था। वह तुमसे मिलने अंदर नहीं गया, बस यह देकर चला गया। मैंने पैसे गिने। वह उस रकम से दोगुनी थी जो मैंने उस पर कभी खर्च की थी। अब मुझे अपनी फीस या रहने की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। बाबा ने धीरे से कहा, जब वह आज आया था तो बहुत परेशान दिख रहा था। सुना है उसका एग्जाम अच्छा नहीं गया। मुझे इसका अंदाजा पहले से था। बाबा आगे बोले, उसके पिता भी बहुत बीमार हैं। अस्पताल से आने के बाद वे अब किसी को पहचानते तक नहीं।
मुझे नहीं लगता माइकल अब कॉलेज जा पाएगा। मैंने बस सिर हिलाया और लिफाफा रख लिया। मैंने अपना कमरा खाली किया, सामान बांधा और बीजिंग की ट्रेन पकड़ ली। इस बार मैं सच में पेकिंग यूनिवर्सिटी की दहलीज पर खड़ी थी। लंबा सफ़र था, पर मेरा दिल उत्साह से भरा था। मैंने एडमिशन लिया, अपना हॉस्टल ढूंढा, नए दोस्त बनाए और पूरा कैंपस घूमा। मेरे रूममेट्स मुझ पर हंस रहे थे क्योंकि मैं हर छोटी चीज़ को बड़े अचरज से देख रही थी, पर मैं बस मुस्कुरा दी। पिछली जिंदगी में मैं इसी वक्त एक बार यहाँ आई थी माइकल का सामान देने। तब मैंने पुराने फटे कपड़े पहने थे और हाथ में एक बोरी थी। मैं घंटों गेट पर खड़ी रही थी। उस लोहे के गेट के पार की दुनिया मेरी दुनिया से बिल्कुल अलग थी। मैंने तब माइकल से पूछा था, क्या तुम मुझे अंदर ले जाकर सब दिखाओगे? उसने तेवर दिखाते हुए कहा था, पापा को देखभाल की जरूरत है। अगर तुम जल्दी घर नहीं गई तो वे हंगामा करेंगे। तब मैंने अपनी सारी हसरतें दबा ली थीं और वापस लौट गई थी। पर अब मुझे उसकी इजाज़त की ज़रूरत नहीं थी। मैं खुद की मेहनत के दम पर सर उठाकर इस यूनिवर्सिटी के अंदर आई थी। इस बार मेरा मकसद सिर्फ पेकिंग यूनिवर्सिटी आकर अपनी पिछली जिंदगी का पछतावा मिटाना नहीं था, बल्कि ऊंचे लेवल के लोगों से जान पहचान बचाना भी था। मेरी रूममेट्स और क्लास के ज़्यादातर लोग रईस खानदानों से थे। कैंपस लाइफ में ढलने के बाद मैंने उनके नेटवर्क के जरिए शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट का काम सीखना शुरू किया। उस साल बाजार में काफ़ी उथल पुथल थी, लेकिन मेरे पास मेरी पिछली जिंदगी का अनुभव था। मैंने सही समय पर सही दांव लगाया और काफ़ी मुनाफा कमाया। धीरे धीरे डिपार्टमेंट में मेरी धाक जम गई, यहाँ तक कि जो प्रोफेसर पहले मुझे हल्के में ले रहे थे, वे भी अब मेरी तारीफ करते नहीं थकते थे। मैंने अपनी कमाई के 3 हिस्से किए, एक बचत के लिए, एक नया बिजनेस शुरू करने के लिए और एक शेयर बाजार में निवेश के लिए। मेरा रास्ता साफ था। मुझे न सिर्फ एक सफल प्रोफेशनल बनना था, बल्कि एक बड़ी बिजनेसमैन भी। जहां मेरी जिंदगी चमक रही थी, वहीं माइकल का पतन शुरू हो गया था। हमारा कोई संपर्क नहीं था, पर पता चला कि वह भी किसी छोटे मोटे टेक्निकल स्कूल में पढ़ने के लिए बीजिंग आ गया था। छात्र, राजनीति और गॉसिप के बीच खबर उड़ी कि वह अपनी क्लास का अकेला शादीशुदा छात्र था। एक दिन मेरी रूममेट ने मुझे चटखारे लेकर एक किस्सा सुनाया। पता है नताली, माइकल की पत्नी एमिली स्कूल आ गई थी और उसे घसीटते हुए मैदान में ले गई। वह चिल्ला रही थी, तुमने हार दिलाने का वादा किया था। 10 से 7 ही दोरों मैदान में मैं 2 महीने से गांव में इंतजार कर रही हूँ। क्या यहाँ कोई और मिल गई है? रूममेट ने आगे बताया कि एमिली ने सबके सामने उसे जोरदार थप्पड़ मारा और जब उसने अपने पिता के बारे में पूछा तो एमिली ने जो कहा वह सुनकर सबके होश उड़ गए। पता चला कि माइकल के पिता की 2 महीने पहले ही झील में डूबने से मौत हो गई थी और एमिली ने ये बात उससे छिपा कर रखी थी। मुझे बहुत अजीब लगा। माइकल ने एमिली के साथ भी वही करने की कोशिश की थी जो उसने पिछली जिंदगी में मेरे साथ किया था, खुद बीजिंग में ऐश करना और पत्नी को घर पर बीमार पिता की सेवा के लिए छोड़ देना। पर एमिली मेरे जैसी नहीं थी। वह किसी बूसे की सेवा करने वाली औरत नहीं थी। मुझे दुख तो उस बेचारे बूसे पिता के लिए हुआ जिन्हें माइकल की वजह से बुढ़ापे में शांति तक नसीब नहीं हुई। सर्दियों की छुट्टियों में मैं अपने पुराने अनाथालय वेलफेयर होम गई और वहाँ के बच्चों के लिए कुछ पैसे दान किए। वहाँ के डायरेक्टर बहुत खुश हुए, पर माइकल का नाम आते ही उनके चेहरे पर उदासी छा गई। उन्होंने बताया, तुम दोनों यहीं पले बढ़े, पर वह ऐसा कैसे निकल गया? डायरेक्टर ने बताया कि स्कूल में हुए तमाशे के बाद माइकल ने पढ़ाई छोड़ दी और गांव लौट आया। सबको लगा वह अपने पिता का अंतिम संस्कार करने आया है, पर वह तो वहां एमिली से अपने पिता के घर के लिए लड़ने लगा, जिस पिता ने अपनी हड्डियां गलाकर उसे पाला। उनके मरने के बाद वह सिर्फ जायदाद के पीछे पड़ गया। मैंने पूछा, तो घर किसे मिला? डायरेक्टर ने कमवाहट भरी हंसी के साथ कहा, एमिली ने अपने पेट में पल रहे बच्चे की धमकी देकर माइकल से घर अपने नाम करवा लिया। जैसे ही घर उसके नाम हुआ, उसने बच्चा गिरा दिया और रातों रात घर बेचकर गायब हो गई। मैंने अपनी भौहें सिकोड़ी। मन ही मन लगा कि एमिली ने जो किया शायद सही ही किया। अनाथालय के डायरेक्टर ने सिर हिलाते हुए कहा, एक वक्त था जब तुम दोनों इतने करीब थे कि तुमने उसके लिए दोबारा एग्जाम तक दिया। मुझे लगा था तुम दोनों का साथ हमेशा रहेगा, पर वह अपनी खुशकिस्मती संभाल नहीं पाया। खैर, वह तुम्हारे लायक था ही नहीं। तुम अब बहुत अच्छा कर रही हो। अगर वह कभी तुमसे संपर्क करने की कोशिश करे तो। मैंने उनकी बात काटते हुए कहा, सच तो ये है सर,
पिछले 2 सालों में माइकल ने मुझे कई चिट्ठियां लिखीं। उसने लिखा कि उसे मेरी याद आती है, मैं ही उसके लिए सही थी और वह पहले अंधा हो गया था। मैंने एक भी चिट्ठी का जवाब नहीं दिया, सब की सब कूड़ेदान में फेंक दी। अनाथालय से निकलने के बाद मैं सुपरमार्केट गई और एक छोटा सा केक खरीदा। एक वक्त था जब मैं इन चीज़ों पर पैसा खर्च करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती थी, और आज यह मेरी रोज़ की जिंदगी का हिस्सा था। मैंने हमेशा की तरह सबसे महंगा वाला केक चुना। एक केक आगे केक, तभी काउंटर पर मुझे माइकल कार्टर दिख गया। वह वहां डिलीवरी का सामान पहुंचाने आया था। उसने एक पुरानी पीली पड़ चुकी रुई वाली जैकेट पहन रखी थी और उसकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी। उसके पास एक ही चीज अच्छी थी, उसकी शक्ल, और अब वह भी जा चुकी थी। दूसरी तरफ मैंने एक स्टाइलिश ऊनी कोट और चमड़े के जूते पहने थे। हमारे बीच का यह अंतर उसे और भी बेचारा दिखा रहा था। जब तक मैं नहीं बोली, उसने मुझे पहचाना भी नहीं। माइकल, मैंने अपना चेंज पॉकेट में रखते हुए कहा और केक लेकर होटल की तरफ मुड़ने लगी। वह तुरंत मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। क्या तुम मुझे ढूंढते हुए यहाँ आई हो? मैंने नाक सिकोड़ते हुए कहा। गलत फहमी में मत रहो, मुझसे दूर रहो। माइकल ठिठक गया और शर्मिंदा होकर पीछे हटा। सॉरी, मैं काम में इतना बिजी रहता हूँ कि खुद का ध्यान रखने का वक्त ही नहीं मिलता। मुझे फालतू बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं उसके पास से निकल गई, पर अचानक उसने पीछे से आवाज दी, नताली बेनेट, मुझे पछतावा है। मैंने तब गलत इंसान को चुना था। मेरा असली प्यार तुम ही हो। इतने सालों के साथ के बाद क्या तुम वाकई मुझे वापस नहीं अपनाओगी? उसकी आवाज कांप रही थी, जैसे वह अभी रो पड़ेगा। अब उसे रोना आ रहा था। जब जरूरत थी तब ये आंसू कहाँ थे? मैंने मुड़कर उसे देखा और कहा, नहीं, मुझे तुम्हें छोड़ने का कोई पछतावा नहीं है। सच तो यह है कि मुझे लगता है यह मेरी जिंदगी का सबसे सही फैसला था। माइकल के आंसू बहने लगे, उसके कंधे कांप रहे थे। मैं बस हल्का सा मुस्कुराई और कहा, पछतावे की कोई दवा नहीं होती माइकल। इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं हमेशा ऐसी जिंदगी जीऊं कि मुझे कभी पीछे मुड़कर न देखना पड़े।